हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 11th क्लास। अब आप 11th क्लास में आ गए हैं। 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स आपके नहीं हुए इस साल, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप 11th में तो प्रमोट हो ही चुके हैं। अब 11th में प्रमोट होने के बाद आपको सबसे बड़ी जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो ये कि आप एज ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चूज करें या फिर उसको ड्रॉप कर दें, यानी कि साइंस विदाउट मैथ्स या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लें या ना लें। तो मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग मैं आपका वो एक डर थोड़ा सा दूर करने वाला हूं थ्रू दिस चैप्टर। जब ये चैप्टर मैं आपको कराऊंगा और इस जैसे चैप्टर्स जब मैं आपको करा रहा हूंगा तो आपको वो डर निकल जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आप यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जो 10th तक की ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स थी और जो 11th और 12th की प्रोफेशनल मैथमेटिक्स है, इसमें क्या डिफरेंस है, मोटा मोटे तौर पर मैं बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा। आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा। 10th क्लास में अलजेब्रा के चैप्टर्स थे, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर लीनियर क्या था, रियल नंबर। उसके बाद सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल। थर्ड चैप्टर था आपके सामने लीनियर इक्वेशंस। फोर्थ चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो अलजेब्रा के चैप्टर्स थे। अब ये अलजेब्रा क्या होता है भाई? अलजेब्रा होता है जिसमें एक्स और वाई और जेड के रिलेटेड ट्रीटमेंट्स को सॉल्व करते हैं, उसे हम अलजेब्रा कहते हैं। आपने 10th में पढ़ा, आपने 9th में अलजेब्रा पढ़ा, आपने 8th में अलजेब्रा पढ़ा, आपने 7th में अलजेब्रा पढ़ा, यानी कि अलजेब्रा को आप बहुत छोटी क्लासेस से लेकर 10th तक पढ़ते आ रहे थे और उसके आप यूज्ड टू हो चुके थे। अब अलजेब्रा नहीं है। 11th क्लास में एक भी चैप्टर अलजेब्रा पर बेस्ड नहीं है, 10th में वो फिनिश हो चुका है। दूसरी बात कर लेते हैं मेंसुरेशन की। आपने मेंसुरेशन के चैप्टर्स पढ़े थे, 10th क्लास में भी मेंसुरेशन के चैप्टर थे। हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, जिसमें से एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वॉल्यूम्स निकालने के क्वेश्चंस होते हैं। 9th में भी तो थे वही चैप्टर, थोड़ा स्केल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया 10th में। 8th में भी थे, आपने एरिया और वॉल्यूम्स वगैरह 8th में भी निकाला है, 7th में भी निकाला होगा। तो यानी कि आपने उन सभी क्लासेस में एक कंटेंट, कॉमन कंटेंट पढ़ा है और उसे कहते हैं हम क्या, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन जो 10th तक आपने पढ़ी है, अब 11th क्लास में मेंसुरेशन नहीं है। आप सारे के सारे चैप्टर्स 11th क्लास के देखिएगा, आपके पास सारे के एनसीईआरटी होगी, नहीं होगी तो आप नेट पर जाके एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि सारे चैप्टर्स में से कहीं भी मेंसुरेशन का एक भी चैप्टर नहीं है, क्योंकि अब वो फिनिश हो चुका है। मेंसुरेशन 11th में भी नहीं है और 12th में भी नहीं है। उसके बाद आपने सबसे बड़ा सिरदर्द पढ़ा होगा और उसे कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम्स होती हैं, प्रूफ करने होते हैं, क्वेश्चंस बनाने होते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो सर में दर्द कर देती हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स ज्योमेट्री को अच्छे से कनेक्ट नहीं करते हैं। एंगल वगैरह एबीसी या फिर ट्रायंगल या फिर सिमिलर कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो ज्योमेट्री में आपने 10th तक पढ़ी है, 9th में भी थी। 9th में ज्योमेट्री के 5 चैप्टर्स होते थे, बहुत बड़े लेवल पर ज्योमेट्री थी। 8th में भी ज्योमेट्री थी, 7th 6th में भी ज्योमेट्री थी। यानी कि ज्योमेट्री इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, उसके बाद 10th में आपको बड़ी टिपिकल लगती है। अब ज्योमेट्री भी फिनिश हो गई। देखो, मेजर टॉपिक्स बता रहा हूं, यानी कि अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री है ही नहीं। अगर मैं इनके चैप्टर्स की बात करूं तो एक एक टॉपिक के 2-2 3-3 चैप्टर्स होते थे क्लास में। यानी कि इतने सारे मैथ्स का सेक्शन अब डिलीट हो गया, फिनिश हो गया। ये होता ही नहीं, ये ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स थी, ये होता ही नहीं है। तो 11th में एक नए टाइप की एनर्जेटिक मैथमेटिक्स होती है जो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत यूजफुल होती है और मॉडर्न जितनी भी थ्योरीज है वो इन्हीं मैथमेटिक्स पर डिपेंड करती है। तो इसी का मैं यहां से चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो एक एक चैप्टर जब मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, जब मैं समझा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स कठिन नहीं है, वो बहुत आसान है। बस आपको एक जज्बा दिखाना है, उसे करने के लिए करेज दिखाना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1, 11th क्लास, सेट। पहला चैप्टर आपके सामने है, सेट, SET, सेट। इसे बोला है सेट्स। ओके, तो ये सेट्स जो है वो है क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समूह बनाना, समुच्चय। यानी कि हिंदी में अगर आप कोई पढ़ेगा, वैसे तो 11th क्लास अब हिंदी मीडियम नहीं है, अगर मैं दिल्ली की बात कर लूं, लेकिन आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो इसे पढ़ते हैं सेट को क्या, समुच्चय या समूह बनाना। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects. Set is a well-defined collection of objects. ये objects को मैं यहां लिख देता हूं, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। Objects.
सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट जो है एक वेल डिफाइंड एक कलेक्शन है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है लेकिन वेल डिफाइंड। अब देखो ये बात मैंने यहां पर लिखी और आपको ये बात बता दी गई, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप उस डायमेंशन से नहीं समझेंगे जिस डायमेंशन से मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एनसीईआरटी में लिखी गई डेफिनेशन है और वो आप देख सकते हैं। यहां पर कहता है सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप जानते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। और अगर आप मेरे सामने इस समय बैठे होते तो मैं आपसे पूछता तो आपके अलग अलग तरीके के जवाब आते। क्या जवाब आते? आप कहते वेल डिफाइंड सर जो अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप मुझे बताइए कोई भी चीज अच्छे से डिफाइन करके, आप किसी भी तरीके से डिफाइन करेंगे वो आपका डेफिनेशन, आपका तरीका होगा उसे एक्सप्रेस करने का, लेकिन वो अच्छे से करा है ये आप कह रहे हैं, सामने वाला उसे अच्छे से नहीं मान सकता, वो आपसे भी अच्छा कर सकता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से डिफाइन करना नहीं होता है। यहां पर ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आपके दिमाग में वेल डिफाइंड की इमेज कुछ भी बन रही होगी उसे पहले डिलीट करिए। हम यहाँ सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड पे आप आ गए हो, तो जिस व्यू को मैं दिखाना चाहता हूं वो आप देखेंगे, ताकि एनसीईआरटी में लिखा गया वो जो वर्ड्स है वो वर्ड्स डायरेक्टली आपको कनेक्ट करें। ओके, तो वेल डिफाइंड का यहां मतलब है विच हैज द सेम रिजल्ट, विच हैव द सेम आंसर्स। यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन अगर उसका आंसर एक जैसा ही है, सभी जने उसका एक जैसा ही आंसर देते हैं, तो उसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये वेल डिफाइंड पर इतना फोकस क्यों किया गया, तो मैं बता देता हूं। 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर ने सेट जो चैप्टर है इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर जब काम किया, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर वो वर्क कर रहे थे, तो उस सीरीज का जब रिजल्ट निकाल रहे थे तो उनके हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रिजल्ट को फाइंड किया, फॉर्मूला बनाया और प्रेजेंट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी क्वेश्चन के या किसी भी एक टॉपिक के मल्टीपल आंसर्स होते हैं तो आपके नजरिए से तो उसका आंसर आ गया, लेकिन समटाइम्स अगर दूसरा कोई व्यक्ति कहे कि नहीं ये नजरिया दूसरे का, जैसे कि अगर मैं अभी आप 3rd चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। जैसे कि मैंने कहा sin 0 इज इक्वल टू 0 होता है, sin 0 डिग्री, ये देखिए sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर मैं कहूं sin 180 डिग्री क्या होता है, तो 180 डिग्री भी 0 होता है। तो अब किसी ने अगर किसी जॉर्ज कैंटर ने किया था, तो अगर मान लीजिए किसी ने 0 डिग्री लेकर अपना कोई प्रूफ दिया और आंसर निकाल दिया, किसी दूसरे ने 180 जो बेस है वो लेकर सोचा, तो उसका आंसर और जॉर्ज कैंटर का निकाला गया आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई कि मल्टीपल आंसर्स जब होते हैं, सब जने अलग अलग जवाब एक ही चीज का, जैसे मैं कहूं sin 0 कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री पर भी होता है, 180 डिग्री पर भी होता है और इसके बाद भी होता है, 360 पर भी होता है। तो जब मल्टीपल्स जवाब होते हैं तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। जॉर्ज कैंटर को ये परेशानी आई थी, तो इसलिए उसने सेट थ्योरी नाम का एक चैप्टर टॉपिक ही इंट्रोड्यूस कर दिया और इसकी हेल्प से हर जगह, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो मॉडर्न मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई भी अलजेब्रा हो, हर जगह सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो वो वेल डिफाइंड की कैटेगरी में है या नहीं है, ये डिसाइड पहले होने लगा। उसके बाद उस पर हम ऑपरेशन या ट्रीटमेंट या प्रूफ्स देने लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाता है। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में अपने शब्दों में बोलूं, ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों की बात कर दी, जिन्होंने बनाया उन्हीं की बात कर ली, मैं बात करता हूं अपने शब्दों में। तो वेल डिफाइंड को मैं कैसे बता सकता हूं, देखिए, अगर मैंने कहा 2 + 3 = 6 होता है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 2 + 3 = 6 होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप मेरे सामने इस समय बैठे हैं, तो आपने कहा सर इसका जवाब होगा नहीं, 2 + 3 = 6 नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं आप घर से बाहर निकलिए, बाहर मत जाइए, वैसे फोन पे ही पूछ लीजिए किसी से, क्योंकि बाहर जाना इस समय मना है। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम है, बाहर मत घूमिएगा। तो अगर आप फोन पे अपने फ्रेंड से पूछते हो कि भाई मेरे से 2 + 3 पूछा था भानु सर ने, तो बताइए 2 + 3 कितना होता है, तो उन्होंने बताया है 2 + 3 6 होता है। आप 10 फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव्स को फोन करिए, सभी जने जो जवाब देंगे वो कहेंगे नहीं, 2 + 3 6 नहीं होता, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 6। सभी का जवाब एक जैसा है। यही सवाल का जवाब आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, तो सब जने अगर एक जैसा जवाब दे रहे हैं और सबका जवाब ही आ रहा है नो,
सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेट। ये स्टेटमेंट सेट का एक हिस्सा हो जाएगी क्योंकि इसका सभी जने एक जैसा जवाब दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सूरज पूर्व से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वहां से उगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये तो एक नेचुरल ट्रुथ है कि सूरज जो है वो पूर्व से ही उगता है, ईस्ट से ही उगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सब जने कहेंगे यस, यानी कि अगर हर कोई व्यक्ति इसे यस बोल रहा है, हाँ ऐसा होता है, तो ये सेट है। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे किया कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगता है, द सन राइजेस इन द वेस्ट, तो क्या ये सेट है? सोचो, क्या ये सेट है? जवाब बताइए। द सन राइजेस इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम से उगता है, क्या ये एक सेट है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर, अगर मैं ये सवाल का जवाब किसी से भी पूछूं तो सबका जवाब होगा नो, नहीं उगता। तो इसका मतलब ये एक सेट है और ये इसका स्टेटमेंट है क्योंकि सबने एक जैसा जवाब दिया। यहां पर रॉन्ग और राइट नहीं कंसीडर करेंगे, तो यहां वेल डिफाइंड का मतलब आई थिंक आपको मैं समझा पा रहा हूं। वेल डिफाइंड मींस कि सबका एक जैसा जवाब। ओके, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज 1.1 लेंगे और उसका पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें यही पूछा है कि बताइए इसमें से कौन से सेट है और कौन से सेट नहीं है। तो वहां पर बताया गया है कि भाई जैसे पहला ही क्वेश्चन है उसमें कहा है कि मंथ, द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर, यानी कि एक साल के जो मंथ्स होते हैं उनका कलेक्शन कर रहा है, तो क्या ये सेट है? तो आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे हाँ सर, एक साल में 12 महीने होते हैं, आपने कलेक्शन कर सकते हो। आपका किया गया कलेक्शन और किसी दूसरे बच्चे का किया गया कलेक्शन, क्या दोनों सेम होंगे? आप कहेंगे हाँ सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कॉपी पे मैं ये लिख सकता हूँ, जो मेरी कॉपी के पेज पर लिखा गया है वो दूसरे के बच्चे की कॉपी पे भी सेम लिखे गए होंगे। ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, किसी ने जनवरी पहले लिख लिया तो किसी ने मार्च पहले लिख लिया, लेकिन लिखेंगे वो भी 12 मंथ और आप भी 12 मंथ। इसका मतलब ये सेट है और ये आपको बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट बोलते हैं और वेल डिफाइंड क्या होता है? जिसका सब जने एक जैसा जवाब दे। ओके, एक बात क्लियर हो गई है। बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यूनिक रिप्रेजेंटेशन है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस कर्ली ब्रैकेट। सेट इज रिप्रेजेंट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज रिप्रेजेंट्स इन दिस कर्ली ब्रैकेट, यानी कि अगर आप सेट के एलिमेंट्स लिख रहे हो तो इस कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल आप करेंगे। इसे बनाना सीख लेना, थोड़ा टिपिकल होता है बनाना। धीरे धीरे बच्चे कहते हैं सर जी हमें तो बनाना नहीं आता, धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा बनाना, प्रैक्टिस करोगे। फिलहाल मैंने कहा 1 2 3, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैंने कहा इसकी जगह पर 1 2 3, तो अब ये सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट के अंदर है। बात क्लियर होती है कि आपने अगर ऐसे ही कुछ नंबर्स लिख लिए तो वो सेट नहीं है, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे तो वो सेट है। ओके, बात क्लियर है, समझ में आती है। अब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म में। सेट रिप्रेजेंट बाय द टू फॉर्म, इसकी जो फॉर्म है वो दो होती है। देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन जो है सेट की रिप्रेजेंटेशन जो है जिसमें हम लिख के दिखाते हैं वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। और उसके बाद दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म भाई मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैं सिखा रहा हूं सेट का बेसिक अलजेब्रा। और याद रखना, जब कोई टॉपिक पहली बार आप देखते हो तो उसका बेसिक सीखना है आपको, और बेसिक्स जनरली बहुत आसान होता है। ये टॉपिक आपने इससे पहले कभी नहीं देखा, आप पहली बार देख रहे हैं, और आपको इसके सारे फिनोमिनास पता होने चाहिए जो बेसिक है। और वो एक बार पता लगे आपको पूरा का पूरा चैप्टर यूं ही निकल जाएगा आसानी से। और यही है 11th क्लास के, हर किसी के बेसिक टॉपिक्स दिए गए हैं, बस उसको बेसिकली समझना है। अभी फिलहाल मैंने बताया सेट के दो फॉर्म होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एलिमेंट्स, एक रोस्टर और एक बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? सीधे शब्दों में समझते हैं, जो न्यूमेरिक लिखा गया है रोस्टर है, जो इंग्लिश में स्टेटमेंट के थ्रू लिखा गया है बिल्डर है। कितना सिंपल है। चलो मैं लिख के दिखाता हूं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड ब्रैकेट क्लोज, है ना? ये न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा गया, दिस इज कॉल्ड रोस्टर। इसी बात को मैं यहां पर स्टेटमेंट में लिखने वाला हूं। मैंने लिखा x such that x is a natural number
नेचुरल नंबर लेस देन 6। भाई क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या तरीका है लिखने का। एक्स, ये कॉलन क्यों लगाया, इसे कॉलन बोलते हैं, कॉलन, इसे बोलते हैं कॉलन, है ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे कॉलन बोला जाता है। ये जो दो बिंदु लग रहे हैं इसे कॉलन बोला जाता है। इसे मैं बोल रहा हूं सच दैट, अभी इस पर डिस्कशन होगी हमारी, यही तो समझाना है इंट्रोडक्शन में। इसे मैं बोल रहा हूं सच दैट, ठीक है, इसे बोला जाता है, इसे, इसका एक्चुअल नाम है कॉलन, कॉमनली इसे कॉलन बोला जाता है, यहां पर इसे सच दैट बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं x such that x such that x is a natural number less than 6 और कर्ली ब्रैकेट बंद। ये बिल्डर फॉर्म है, इसका मतलब है x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर 6 से छोटा क्या होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों बात तो एक है लेकिन लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को समझ लेते हैं पहले क्या है। देखिए, ये जो कॉलन लगा है, इस कॉलन से जो पहले लिखा है इसका मतलब समझ में आएगा। देखिए यहां इससे पहले जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है, इस पूरे को मिला के एक मतलब होता है, और इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देख लो, सिंपल है बात, बिल्कुल सिंपल है, बस बात कोड में लिखी हुई है, उसको डिकोड करना मैं बता दूंगा। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल फ्लो में चलेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। समझना लेकिन मेरे ही तरीके से होगा। क्या कहता हूं, कॉलन के सामने जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की सभी वैल्यू के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स की सभी वैल्यू के लिए एक्स एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। कितनी सिंपल सी बात है, सभी वैल्यू के लिए एक भी छोड़नी नहीं है। अगर मान लो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया, सपोज कर लेते हैं मैंने इसका आंसर लिखा कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है। तो आप में से कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, बहुत आसान है, x एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3। ये आपने लिख दिया। क्या आपने गलत लिखा है? बिल्कुल गलत नहीं लिखा। आपने लिखा है कि x नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है, तो आपने लिख दिया। किसी बच्चे ने लिखा x नेचुरल नंबर 6 से छोटा 1 2 3, किसी बच्चे ने लिखा x 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो आपने लिखा 4 5, यानी कि अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इट इज नॉट सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेल डिफाइंड का मतलब व्हिच हैज द सेम आंसर। देखो बात यहीं पर आके घूम रही है, यहां सेम आंसर थोड़ी है, इसके तो मल्टीपल आंसर हो गए। सो दिस इज नॉट द सेट, दिस इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। यहां पर अगर आपने इसी के आगे कॉलन लगा के x लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की सभी वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर लेना है और 6 से छोटा लेना है। अब आप कहिए सर सारे नेचुरल नंबर लेने हैं 6 से छोटे? हाँ, इसने यही तो बताया सारे लेने हैं। तो आप सोचिए अगर सारे लेने की बात करी जाएगी तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 होगा, तो इसका 5 तक होगा। तो सभी जने एक जैसा जवाब देंगे, सभी बच्चे इसका जवाब ऐसा ही लिख के देंगे अपनी कॉपी पे और मैच कर जाएगा, तो ये सेट है। तो सेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर और बिल्डर फॉर्म में, लेकिन बिल्डर फॉर्म का एक स्पेसिफिक मैनर है जिसको समझना होगा। इसका अपना एक मतलब है, बताने का एक नजरिया है। तो यहां पर कॉलन लगाना कंपलसरी है, बिना कॉलन के अगर आप सॉल्व करोगे तो वो बिल्डर फॉर्म नहीं है, वो सेट भी नहीं है। ओके, बात समझ में आती है, क्लियर भी हो रही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सेट के अंदर 2 फॉर्म होती है, वो फॉर्म मैंने बता दी। ओके, अब देखिए सेट के अंदर 2 फॉर्म तो बता दी, अब सेट के अंदर बात करते हैं हम कुछ पार्टिकुलर सिंबल्स की। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिंबल समझ में आ गए तो बात ही समझ में आ गई, अगर सिंबल समझ में नहीं आए तो सेट थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। सेट एज अ चैप्टर ऑफ सिंबल्स, याद रखना सेट जो है सिंबल्स का ही चैप्टर है आपकी क्लास के अंदर, तो उसको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहला सिंबल आपके सामने आता है और वो आता है ये एप्सिलॉन कहते हैं इसे। ये ग्रीक लेटर का एक वर्ड है एप्सिलॉन, लेकिन हम ग्रीक लेटर के वर्ड को मैथमेटिक्स के अंदर एज ए रिप्रेजेंटेटिव यूज करते हैं। वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टिकुलर चीज का मीनिंग है वो, तो वो मीनिंग क्या है, इसका मतलब है यहां पर बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू, और इसे बोल सकते हो एलिमेंट ऑफ, ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। लेकिन इसका यहां पर क्या मतलब है, किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इसको समझेंगे, तो मैं बता देता हूं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है यहां पर होने का। देखिए, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान लीजिए मैंने लेट किया एक सेट ए 1 2 3 एंड 4, एक सेट ए लिया और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स लिख लिए, सिंपल से एलिमेंट्स लिख लिए मैंने 1 2 3 4। अब मैं आपसे कह रहा हूं 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, मैंने इतना लिखा, तो आपने कहा सर क्या बोल रहे हो आप, मैंने बोला है दो जो है एलिमेंट ऑफ यानी कि बिलोंग्स टू, दो बिलोंग करता है, कहां बिलोंग करता है, ए में। ए कौन है, ए एक सेट है, यानी क्या ये इसे बिलोंग करता है, आप कहेंगे यस ये इसे बिलोंग करता है, सिंपल है ना। अगर मैं आपसे कहूं 0 बिलोंग्स टू ए, आप कहेंगे नो सर 0 बिलोंग नहीं करता, या फिर इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे कट करके दिखा देते हैं। तो ध्यान से समझना कि क्या चीज बिलोंग करती है और क्या चीज बिलोंग नहीं करती है। जैसे कि दिस शर्ट इज नॉट बिलोंग्स टू माय बॉडी बट दिस हैंड इज बिलोंग्स टू माय बॉडी, ये शरीर का हिस्सा है लेकिन ये शर्ट मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। तो जो उसका हिस्सा होगा उसे आप कहेंगे बिलोंग्स टू और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसका हिस्सा नहीं होगा तो आप इसे बिलोंग्स टू ना बोल के नॉट बिलोंग्स टू बोल देंगे। कितनी सिंपल सी बात है, बस इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको समझना है। आपको सिंबल लिखा हुआ मिलेगा तो आपको पता लग गया वो इसका हिस्सा है, वो इसका हिस्सा नहीं। पहली बात क्लियर हो गई, ये पहला सिंबल क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपके सामने, मैं इसे रब करता चलूंगा साथ साथ, आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज इंट्रोडक्शन क्लास से ज्यादा चीजें कॉपी नहीं करो, ठीक है ना। आपने समझ लिया कि क्या है बिलोंग्स टू। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आएगा आपके सामने, ये सिंबल एंड दिस, ये सी नहीं लिखा हुआ, मैं पहले बोल दूं ये सी नहीं लिखा हुआ, खींच के लिखा है, सी को थोड़ा, सी मैं ऐसे लिखूंगा और ये है आपके पास सिंबल, देखो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो सी नहीं लिखा है, इसे कहते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। मैं कुछ बेसिक कॉमन सिंबल्स की बात करूंगा, क्योंकि ये सिंबल्स अगर आपको आते हैं तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ कंटेंट है वो समझ में भी आएगा, पढ़ा भी जाएगा, अदरवाइज आप उसे पढ़ ही नहीं सकते क्या लिखा हुआ है। इसे हम बिलोंग्स टू ही बोलते हैं, इसे हम सबसेट बोलते हैं। अब सबसेट को समझेंगे कि सबसेट का सिंबल आपके सामने है, सबसेट मैंने लिख दिया है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर आपको प्रीफिक्स समझना होगा, सफिक्स और प्रीफिक्स आपने जरूर पढ़े होंगे, जिसे हम कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी में भी होता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब यानी प्रीफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के आगे जुड़े, और प्रत्यय कहते हैं हम सफिक्स को जो किसी वर्ड के पीछे जुड़े, है ना, किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है और फिर एक शब्द बन जाता है। ओके, उसका अपना खुद का मीनिंग नहीं होता। जैसे यहां पर प्रीफिक्स यूज हुआ है, जैसे कि सेट का मतलब क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने समझा। इसके आगे मैंने एक प्रीफिक्स जोड़ दिया सब। जब किसी भी वर्ड के साथ प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो उस वर्ड को वो बढ़ा देता है, उस वर्ड को वो बढ़ा देता है, लेकिन उसके ओहदे को वो छोटा कर देता है। क्या बोला मैंने, जब किसी भी वर्ड के साथ कोई प्रीफिक्स जोड़ते हैं, कॉमन सेंस में बोल रहा हूं मैं, कुछ एक्सेप्शंस होंगे उसको अभी हटा देते हैं। कॉमन सेंस में अगर किसी भी वर्ड के साथ, जो वर्ड है जैसे 3 लेटर का ये वर्ड है, इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, एक अलग से क्या जोड़ा मैंने, प्रीफिक्स जोड़ा। इसका अपना खुद का कोई मतलब नहीं था, सब का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सब सेट के साथ जुड़ गया तो उतना मतलब निकाल दिया। तो अगर किसी भी वर्ड के साथ एक नया प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो वर्ड की लेंथ तो बढ़ जाती है, देखो लेटर इतने सारे हो गए, लेकिन उसके ओहदे को छोटा कर देता है। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपने सुना होगा इंस्पेक्टर, आपको पता है इंस्पेक्टर क्या होता है। एक थाने में एक इंस्पेक्टर जो होता है वो एक पोस्ट होती है, उसके अंडर में बहुत सारे जो है कांस्टेबल्स होते हैं, और वो उसके जरिए एक एरिया पर एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी कि एक एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम जो होता है वो एक इंस्पेक्टर का होता है। अब दूसरा नाम सुनते हैं, वो है सब इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर के आगे सब लग गया। तो सब इंस्पेक्टर जो होता है उसकी जो शक्तियां होती है वो इंस्पेक्टर से कम होती है, उसका जो औहदा, उसके जो राइट्स, जो उसके अधिकार होते हैं वो इंस्पेक्टर से कम होते हैं। लेकिन
अगर इंस्पेक्टर के साथ सब जुड़ गया तो वर्ड को तो बड़ा कर दिया लेकिन उसके ओहदे को कम कर दिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट। आप जानते हो प्रेसिडेंट की बात करें, और अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो जो भारत में सबसे बड़ा जो होता है वो राष्ट्रपति है, जो ओहदा है हमारे पास, ठीक है ना। प्रेसिडेंट को आप जानते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट के आगे जोड़ दें वाइस, VICE वाइस, तो वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया ना, वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट मतलब वर्ड तो बढ़ गया, ओहदा छोटा हो गया। लेकिन सोचिए जरा, जैसे कि हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, है ना। अगर प्रिंसिपल की बात करें, एक स्कूल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा और टीचिंग करेगा, टीचर्स को सर्कुलेशन देगा, जो भी कि आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं, ये प्रिंसिपल का काम है। और जो वाइस प्रिंसिपल है उसका ओहदा जो है प्रिंसिपल से छोटा होता है। ये सारे एग्जांपल्स आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वर्ड के सामने प्रीफिक्स जोड़ने से उसका ओहदा जो है वो छोटा हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से मेन जो वर्ड था वो क्या था, सेट था। यानी कि एक आपके स्कूल के प्रिंसिपल और एक आपके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का जो कार्य क्षेत्र है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल तक का हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। ये नहीं कि उसका कार्य क्षेत्र अलग ही हो जाएगा। यानी कि आपके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। बात क्लियर है? आपके स्कूल का जो दायरा है वही बन सकता है, बस। तो क्लियर, बिल्कुल बात समझ में आती है। यहां पर बात हो रही है सेट की, तो सेट से निकला हुआ हिस्से को हम सबसेट बोलते हैं। देखो देखने में बड़ा वर्ड लग रहा है तो ऐसा लगता है कि सेट से भी बड़ा होगा, नहीं, बड़ा नहीं होगा, सेट से छोटा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लेते हैं सेट ए। सेट ए इज 1 2 3 4, ये सेट ए है। अब मैंने कहा इसका सबसेट, तो मैंने कहा सबसेट ऑफ ए, तो ए का सबसेट, तो देखो ए के अंदर 1 2 3 4 था, तो उसका सबसेट बनेगा ये, एक हो सकता है। उसका सबसेट हो सकता है 1 2, देखो इसी में से निकला है। उसका सबसेट हो सकता है 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 भी हो सकता है। ये सारे के सारे ए के सबसेट है, ये सारे के सारे ए के सबसेट है, याद रखना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 4 5, या फिर इसको ऐसे लिख दूं मैं 1 2 5। आप कहेंगे सर 1 2 5 तो एक नया सेट बना दिया, इसमें से तो निकला ही नहीं है। जो इसमें से निकले वही तो सबसेट कहलाएंगे, जो अलग से ही आ गया वो एक नया सेट बन गया। तो बात समझ में आई? सबसेट इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब जो मेन सेट होगा उसमें से निकला हुआ सबसेट कहलाएगा। एक सबसेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है। ये अगर बोलोगे तो इसे हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि ये सबसेट है, जैसे कि ये सारे प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 4 इसकी, तो ये पूरी की पूरी संख्या वापस आ गई, तो इसे बोला जाता है क्या? सबसेट। तो यहां पर ये प्रॉपर सबसेट है, इसे जनरली सबसेट भी बोल देते हैं, लेकिन ये सबसेट है। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल में डिफरेंस होता है, तो मैं डिफरेंस भी बता देता हूं। प्रॉपर सबसेट का सिंबल तो आपके सामने है। अब बात सबसेट की कर लेते हैं। तो सबसेट जो डाउटफुल है, मे बी कम होगा, मे बी ज्यादा होगा, तो हम उसे ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, इसे कहते हैं सबसेट। अगर सबसेट लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ऐसे प्रॉपर सबसेट और नीचे इक्वल टू, यानी कि समटाइम्स वो इक्वल भी हो सकते हैं, सारे डिजिट्स भी हो सकते हैं, और उससे कम डिजिट्स होंगी तो सबसेट तो कहना ही रहा है। तो बात समझ में आ गई आपको सबसेट क्या है? ओके, सबसेट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर जो सिंबल में आता है वो आता है ये है आपके पास यूनियन। और चौथा नंबर जो आता है ये है इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट। ओके, इनके बारे में बताया जाएगा। तो यानी कि यूनियन क्या है? कंबाइंड वैल्यूज, एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन क्या है? जब कॉमन एलिमेंट्स पे रखें। इसके लिए कम से कम 2 सेट होने जरूरी है। मैं एक यूनियन का एग्जांपल बता देता हूं और एक इंटरसेक्शन का एग्जांपल बता देता हूं, बात क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए, अगर मैं बात यूनियन की करता हूं तो एग्जांपल के तौर पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक सेट ए है जिसका नाम है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। अब मेरे को क्या करना है? ए का
यूनियन बी के साथ निकालना है। देखो सिंबल बहुत सिंपल है, ए का यूनियन बी के साथ निकालना है। दो सेट दे रखे हैं, यूनियन आपने पढ़ना सीख लिया है। और ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे एलिमेंट्स के अंदर, बहुत सिंपल है, 1 2 3 1 2 3 4 5। आपको एक कॉमन सेट बनाना है जिसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे, जिसमें बी के भी एलिमेंट्स होंगे। लेकिन सेट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेट डजंट रिपीटेशन, यानी कि इसके अंदर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं करेगा। सेट के अंदर कोई भी वर्ड एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो रिपीट करे बगैर लिखना है। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3, फिर बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। 2 तो आ चुका है, 3 तो आ चुका है, 4 और 5 बचा है। लो कितना आसान है। चैप्टर के अंदर यही क्वेश्चंस है, आप देखेंगे 6 की 6 एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाएंगी, क्योंकि आपको बेसिक सिखाया जा रहा है। प्रॉब्लम कहां आएगी आपको कि सर ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा इसको समझ लेते हैं ना, बहुत आसान तो है, एक बार इंट्रोडक्शन में समझ लीजिए, पूरा चैप्टर आप खुद कर लेंगे। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं, ए इंटरसेक्शन की, तो ये तो आप खुद ही बता देंगे आप क्या होता है, कॉमन होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यानी कि ए और बी में से कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लिख लेते हैं। 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लिख लेते हैं, यानी कि आंसर आ गया। कुछ बताया ही नहीं, उसने कहा इफ ए एंड बी इज दिस देन फाइंड ए यूनियन बी, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपने कहा कि सर ये तो हमें आता है। ओके, एक और सिंबल आता है और वो है कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऐसे डैश लग जाता है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट 11th क्लास में कॉम्प्लीमेंट बोला गया ना इस सिंबल को, डैश लग जाता है, डैश ऐसे करके डैश लग जाता है। अगर जैसे मान लो यहां पर कॉम्प्लीमेंट की बात करी जाए तो सबसे पहले इसका यूनिवर्सल सेट मेरे को पता होना चाहिए। कौन सा सेट? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें से ये दोनों सेट बने हैं, एक ऐसी संख्या जिसमें से ये दोनों संख्याएं बनी है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहां इसे कैपिटल लेटर ऑफ यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला यू और ये वाला यू देखने में एक जैसा लगेगा, दोनों में फर्क है, लिखने में मेरा तो फर्क नहीं लगेगा, प्रिंटेड में फर्क दिखेगा। जैसे कि यूनिवर्स का मतलब होता है ये सिंबल और यूनियन का मतलब होता है ये सिंबल। देखो दोनों में फर्क है, आप जब देखोगे किताब में फर्क दिखेगा, लेकिन मैं तो कैजुअली ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। जब दोनों एक साथ आएंगे तब मेरे को बड़े संभल के लिखना होगा, आप भी संभल के लिखिए। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट इसी में से निकल के आए हैं, बी के एलिमेंट्स भी इसी में से निकल के आए हैं, यानी कि दोनों के दोनों सेट जो है, इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो ये है। अब मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट की, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए की वैल्यू है 1 2 3, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो डैश लगा दिया मैंने ऊपर की तरफ, कैसे डैश है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। कॉम्प्लीमेंट इसे पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब क्या है वो बता देता हूं। यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो बचा उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ सेट। यानी कि ए के एलिमेंट्स कितने थे? 3, 1 2 3, इसे छोड़ के बाकी सारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। 4 5 6 7 8। हम डिटेल में एक एक एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो घबराने की तो अभी जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आपका डर निकलना जरूरी है। अब ये चीज अगर आप देखते हो किताब खोल के, तो आपको लगता है ये बहुत कठिन सी चीज आ गई, बहुत कठिन सी टर्म आ गई, ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये सिंबल्स हमें पढ़ने में नहीं आते। तो मैंने कहा ये सिंबल बहुत आसान है, ये कॉमन सिंबल है जो उन्होंने बताया। पहला बिलोंग्स टू, दूसरा सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, इसे सबसेट बोलते हैं, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ये कॉमन मैंने कुछ सिंबल्स बताए। अगर मैं टाइप की बात कर लेता हूं, आपके में टाइप भी पूछा गया है, तो टाइप में देख लीजिए क्या है, इसे कॉपी करने की मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, चाहो तो मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते थे आप। देखिए अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप भी बताई गई है इसमें, टाइप्स ऑफ सेट है ना, सेट्स के टाइप। तो सेट के टाइप के अंदर पहला टाइप क्या बताया है? पहले टाइप के अंदर आपको बताया है जीरो, जीरो सेट है ना, और नल सेट और एम्प्टी सेट। और वॉइड सेट। ये और का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नाम दे देगा, जीरो, नल, एम्प्टी, वॉइड। क्या होता है? एक कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, मतलब कोशिश करी लिखने की बट लिख नहीं पाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हो गया नल सेट, वॉइड सेट, बस कर्ली ब्रैकेट रह गया खाली।
अब इस कर्ली ब्रैकेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइल से, दिस इज कॉल्ड फाइल, यानी कि कर्ली ब्रैकेट लिखो या फाइल लिखो, दोनों का एक ही मतलब है, उसे हम जीरो सेट कहते हैं, यानी कि नल सेट। ओके, तो आपको समझ में आ गया नल सेट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊं तो क्या बता सकता हूं, मैं लिख के दिखाता हूं आपके सामने। मैंने लिखा x सच दैट x, x सच दैट x, यानी कि x की वो सारी संख्याएं लिखनी है, x such that x which is x such that x is a natural number, is a natural number less than 1। मैंने क्या बोला कि x such that x is a natural number less than 1, यानी कि वो सभी वैल्यू लिखनी है x की जो नेचुरल नंबर है और एक से छोटी है। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, ये बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में बना के लिख के दिखाते हैं, ये मैंने बना दिया कर्ली ब्रैकेट और लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक से छोटा नेचुरल नंबर लिखना है, क्या कोई एक भी नंबर ऐसा होता है जो इसमें लिखा जा सकता है? नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर कोई एक भी संख्या नहीं लिख सकता, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता, ये खाली का खाली पड़ा रहेगा। तो इसीलिए इस सेट को, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे नल सेट। तो आपको समझ में आया नल सेट क्या होता है, जीरो सेट भी कहते हैं। ऐसे ही फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट जिसका एक एंड पॉइंट हो और इनफाइनाइट जिसका एंड पॉइंट ना हो। फाइनाइट सेट, जैसे कि अगर मैं फाइनाइट सेट के एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल होते हैं 1 2 3, ये एक फाइनाइट सेट है ना, 1 2 3। अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूं, इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है जैसे कि 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट, यानी कि ये चलते ही चला जाएगा, जिसका कभी अंत ना हो, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जिसका एक पार्टिकुलर एंड पॉइंट हो उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। जो खत्म हो जाए वो फाइनाइट, जो खत्म ना हो वो इनफाइनाइट। सिंपल है, आपको जीरो सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया गया है। आपको कुछ पार्टिकुलर सिंबल्स बताए गए हैं, इसके आगे भी सिंबल्स हैं। इसके बाद आपको चौथी कंडीशन बताई गई है, वो है वेन डायग्राम। जॉन वेन ने लेट 19th सेंचुरी या मिड 19th सेंचुरी के बाद ये बात बताई थी। जॉन वेन नाम था, ये एक मैथमेटिशियन, एक लॉजिशियंस थे, वो लॉजिक देते थे। तो उन्होंने कहा कि जब हम हर चीज को अलजेब्रा में, हर चीज को हम x और y एक्सिस पर एक ग्राफिकली बता सकते हैं, ग्राफ से दिखा सकते हैं, तो क्यों ना हम सेट को भी दिखाएं। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ये थी, x और y तो था ही नहीं, देखो कितने सारे नंबर्स थे, अब इसके कितने डायमेंशंस बनाए, तो इसको ग्राफिकली दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो जॉन वेन ने कहा कि इसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकली दिखा सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली उसने इसके लिए इस्तेमाल किए थे दो पार्टिकुलर सिंबल्स। एक यूज किया इन्होंने रेक्टेंगल, एक यूज किया इन्होंने सर्कल, और इन दोनों को कंबाइन करके, जैसे कि अगर ग्राफिकली मेथड की बात करूं तो उसके अंदर एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, यानी कि एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन। इन दोनों लाइंस का इस्तेमाल करके ग्राफ बनता है, और ग्राफ से आपने सीख लिया 10th तक किस किस तरीके से इक्वेशन से ग्राफ बनाए जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने उसको ही एक आधार माना है और दो वैल्यूज ली हैं, और जनरल वैल्यू तो ये दी है कि एक को लिया है उसने क्या, रेक्टेंगल, और एक को लिया है सर्कल, और इन दोनों का यूज करके उन्होंने डायग्राम्स बनवाए हैं। तो सेट के अंदर जो डायग्राम्स बनते हैं वो आपको सिखाया जाएगा, और लास्ट में यूज होगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमारा सेट का जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। तो आपको सेट के बारे में क्या पता चला? सेट के बारे में पता लगा कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो ये भी आपको पता लगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ओके, यानी कि जब आप कलेक्शन अलग अलग तरीके से करते हो जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो उस कलेक्शन पर आप कोई भी थ्योरीज नहीं दे सकते, यानी कि उसको प्रूफ या डेरिव नहीं कर सकते। तो डेरिवेशन करने के लिए पहले वो सेट के अंडर में आना चाहिए, तब उसका एक सर्टेन डेरिवेशन होगा जो सब जने के लिए मान्य होगा। ओके, तो इसी का बेसिक फिनोमेना हम करने वाले हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में सिर्फ आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सिखाया जा रहा है। किस तरीके से उसके बेसिक फिनोमेना काम करते हैं, लेकिन वो सिंपल तरीके से नहीं होते, उनके एक पार्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल से वो प्रेजेंट होते हैं। उसको जब हम क्वेश्चन वाइज करेंगे तो हम यूज्ड टू हो जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल हम फर्दर क्लासेस में करेंगे।
यानी कि जब 11th का सेट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा 11th क्लास में, तो उसमें बस बेसिक चीजें बताई जाएंगी और बात खत्म। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, तो इसी आधार पर आपको मैथमेटिक्स मिलेगी। दैट्स व्हाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट टिपिकल नहीं है। तो गाइस आपको समझ में आ गया है चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, मेरे स्टाइल में मैंने आपको दे दिया है। पीडीएफ अवेलेबल है, आपको मैंने बताया डिस्क्रिप्शन पे, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है, और लिटरली आप इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन आपको होमवर्क मैं ये देता हूं कि आप इंट्रोडक्शन से पूरा का पूरा रीड आउट करेंगे और रीड करने के बाद फिर एक्सरसाइज के पास जाएंगे। आपको डेफिनेटली आपके एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो डाउट्स होंगे मेरे से डिस्कस करिएगा, देन उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके गाइस।